बच्चों, मैं निताशा सिन्हा आपको कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के समकालीन विश्व राजनीति के द्वितीय पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है दो ध्रुवता का अंत। इस पाठ को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम रूस की उसके विघटन की चर्चा करेंगे। द्वितीय भाग में देखेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे विश्व द्विध्रुवता से हटकर बहुध्रुवता की तरफ बढ़ता चला गया। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे विश्व में दो ध्रुवता का अंत हुआ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो ध्रुवता क्या है, आखिर कैसे विश्व दो भागों में बटा। उसके बाद सोवियत व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं थी, एक अमेरिकी व्यवस्था और एक सोवियत व्यवस्था। हम सोवियत व्यवस्था का आशय को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गोर्बाचोव और सोवियत का विघटन के कारण और परिणाम। सोवियत के विघटन के समय गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। हम उनके नीतियों का अध्ययन करेंगे और विघटन के अन्य कारणों का भी अध्ययन करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का उदय। किसी भी चीज के कोई भी घटना जब होती है तो उसका परिणाम क्या होता है और उसके विघटन के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ता है उस देश पर तथा उसके आसपास के देशों पर। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे दो ध्रुवता क्या है। अगर आप ध्यान से समझे इस चीज को कि पूरे विश्व को दो भागों में बांटा गया। अगर भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, एक विषुवत रेखा है जिसके एक तरफ उत्तरी गोलार्ध है और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। विश्व में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर हम देखें तो विश्व एक, हम ये कह सकते हैं, वैमनस्यता की रेखा की वजह से दो भागों में बट गया है। एक अमेरिकी गुट हो गया है और एक सोवियत गुट। हम इसको बहुत ही सरल भाषा में कहें तो दो ध्रुवता है वह व्यवस्था है जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्रायः तुलनात्मक होती है, उसे ही द्विध्रुवता कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथों में था। आखिर ये दोनों गुट अलग क्यों थे, दो ध्रुव क्यों कहा गया? 1917 में रूस की क्रांति के बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसको समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा कही गई। ये जो अमेरिका की विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा, उससे बिल्कुल ही भिन्न थी। आप ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में थे, एक दूसरे के विरोधी थे और इसी कारण पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था और एक शीत युद्ध का माहौल बन गया था, जो युद्ध नहीं था लेकिन युद्ध की स्थिति विद्यमान थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सोवियत व्यवस्था का आशय क्या है। आखिर सोवियत व्यवस्था ऐसी क्या बात थी जो अमेरिका को खटकने लगी थी? कहां पर आकर दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई? सोवियत व्यवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में सोवियत संघ की जो नीति थी या सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो समाजवादी थी, अर्थात जहां पूंजीवाद में नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में होता है, समाजवाद में इसका सारा नियंत्रण जो था वह सरकार के हाथों में था। सोवियत संघ यह कहता था ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, अर्थात योग्यता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतन। सभी व्यक्तियों को काम का अधिकार पहली बार सोवियत संघ ने ही दिया था। किसी और देश ने उससे पहले अपने किसी भी नागरिक को काम का अधिकार नहीं दिया था और सोवियत संघ में हर एक की जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। वहां ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति सरकार की नजरों से अछूता न रह जाए, सबकी जरूरतें पूरी हो। अमीर गरीब का जो भेदभाव था उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया था। नियोजित व्यवस्था 1928 में पहली बार सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना लागू की। वहां कोई काम प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग के आधार पर होता था। लोग ये जानते थे कि प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं मजदूर मारा जाता है। समाजवाद इस बात में विश्वास रखता था और समाजवाद उस प्रोलेटेरियट क्लास के लिए ही बना था। तो वो चाहता था कि बूर्जुआ वर्ग की राजनीति ना हो बल्कि प्रोलेटेरियट वर्ग का ध्यान रखा जाए और इसीलिए वहां प्लानिंग से, नियोजन से हर काम होता था। क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा और कितना बनेगा और किस चीज की जरूरत ज्यादा है, ये निजी कंपनियां नहीं निर्णय लेती थी। ये निर्णय हमेशा से सोवियत सरकार ही लेती रही और वो जनता को सर्वोपरि रखती थी।
अपने लाभ को नहीं, अगर नुकसान भी हो या थोड़ा कम लाभ हो तो भी उत्पादन जो था वो सरकार जनता के हित को ध्यान में रखती थी। उत्पादन के सभी साधनों पर निजी कंपनियों का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। उत्पादन और वितरण के साधन पर जनता का ही नियंत्रण था। न्यूनतम जीवन स्तर, सोवियत संघ में यह फैसला किया गया था कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाएगा, उसके जीने के अधिकार, उसके रहने का अधिकार, यह व्यक्ति को मांगना नहीं पड़ेगा। सरकार इस बात का ध्यान देगी कि हर व्यक्ति कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर सके, कोई बहुत अमीर ना हो लेकिन अमीर गरीब का भेदभाव भी ना हो। इसीलिए सोवियत संघ में जो एक मध्यम वर्ग था वो कहीं नहीं था, एक समान वर्ग पूरे देश में एग्जिस्ट करता था या पूरे देश में अस्तित्व में था, जिसके कारण सोवियत संघ की व्यवस्था बिल्कुल ही सुचारू ढंग से चल रही थी। अब हम आते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था कुछ हद तक तानाशाही थी। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चल रही थी। वहां एक ही दल था। अमेरिका या ब्रिटेन या अन्य देशों की तरफ बहुदलीय या द्विदलीय व्यवस्था नहीं थी। वहां पर एक दलीय व्यवस्था थी। चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसी और दल को नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी। उन्हीं का नेता महासचिव और फिर राष्ट्रपति बनता था और कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी पर ही राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता था। अफसरशाही, हम सब जानते हैं कि जहां सरकार का हर चीज पर नियंत्रण होता है वहां अफसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सब कुछ सरकार से हटकर अफसर के हाथ में चला जाता है। यही हाल सोवियत संघ का भी हुआ। सब कुछ अफसरों के हाथ में ही चला गया था। इसके बाद समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का एकाधिकार था। वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी समाचार बिना सरकारी अनुमति के न टेलीविजन पर, न रेडियो पर, न समाचार पत्र में आ सकता था। हर हाल में उनको सरकार की अनुमति लेकर ही समाचार प्रकाशित करना पड़ता था और वो कोई भी ऐसी बात मीडिया में जाकर नहीं कह सकते थे जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था कि प्रेस अपने आपे से बाहर ना हो, अर्थात प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। इसके बाद हम बात करेंगे निजी अधिकार व नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ में काम का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार लेकिन बिल्कुल नहीं था। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था और इसीलिए सोवियत संघ में नागरिक स्वतंत्रता कहीं नहीं थी। सामाजिक स्वतंत्रता थी। आप अपने मन से कुछ नहीं, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते, आप जी सकते हैं, आपको सरकार सारी सुविधाएं प्रदान करेंगी, लेकिन आप सरकार का विरोध करके अपने लिए कोई निजी व्यवस्था करने के लिए कहीं से भी स्वतंत्र नहीं थे। तो हम एक तरह से देखते हैं जहां सोवियत संघ की व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें थी, वहीं पर कुछ नकारात्मक बातें भी थी और शायद यही बातें आधार बनी जिसके कारण सोवियत संघ का आगे चल के विघटन हो गया। अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। आखिर क्या कारण थे कि जिस विचारधारा ने एक देश को महाशक्ति बनाया था, लोग उसी के विरुद्ध में खड़े हो गए। आखिर वो कौन सी नीतियों में परिवर्तन था या कहाँ गलतियां हुई या क्या कमी रह गई कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी देश का टूट जाना। आखिर सोवियत संघ टूटा क्यों? सबसे पहले विघटन के कारण में गोर्बाचोव की नीतियां आती हैं। गोर्बाचोव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 1988 में रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद वो ये समझ गए थे कि कहीं ना कहीं देश में एक अंदरूनी धारा बह रही है जो साम्यवाद के विरोध में है। उन्होंने दो नीतियां चलाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, अर्थात जो प्रतिबंध 70 सालों से उस देश में लगा हुआ था, प्रेस पर लगा हुआ था, उसको गोर्बाचोव ने खत्म कर दिया। और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए गए। इसका जो कट्टर साम्यवादी लोग थे उन्होंने काफी विरोध किया, गोर्बाचोव का तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हुए और जनता कुछ हद तक गोर्बाचोव की नीतियों का समर्थन भी कर रही थी। लेकिन सोवियत संघ का अंत शायद आ चुका था और गोर्बाचोव की नीतियों की वजह से देश जो है वो 25 दिसंबर 1991 को विघटित हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कारण, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन।
सोवियत संघ खुद ही कमजोर हो गया था। पूर्वी यूरोप में जो भी देश थे, रोमानिया या अन्य देश थे, वहां वो सैनिक और आर्थिक सहायता दे नहीं पा रहा था। उस देश में भी बदलाव की हवा चल रही थी। ऐसी स्थिति में जो पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी और वहां पर भी लोकतंत्र की मांग बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में वहां भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई और साम्यवादी सरकार का पतन हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई और बहुदलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था लागू हो गई थी। पश्चिमी देशों की भूमिका। पश्चिमी देशों ने जब ये देखा कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ कमजोर पड़ रहा है और पूरे विश्व में साम्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन से सा चल रहा है, कि हवा चल रही है, तो उन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। एक तुलनात्मक अध्ययन पूरे विश्व में शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं साम्यवाद में बहुत सारी कमियां हैं और पूंजीवाद उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में साम्यवाद कमजोर पड़ने लगा। जिस भी देश में प्रजातंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था वहां पर पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया और इस वजह से भी सारे आंदोलन सफल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग सभी देशों से सफाया हो गया। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। सोवियत संघ 15 गणराज्य को मिलाकर बना था और इनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का काफी हद तक दमन किया गया था, परंतु जब प्रेस पर से पाबंदी हट गई तो इनकी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं जोर पकड़ने लगी और इन सभी गणराज्यों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सोवियत संघ जो था उसका विघटन हो गया। आर्थिक विफलताएं। सोवियत संघ ने समाजवाद जरूर अपनाया, परंतु आर्थिक दृष्टि से वह कमजोर होता चला गया। उसके पास अमेरिका के बराबर संसाधन नहीं थे। वह यह भूल गया था कि पूंजीवाद में कहीं ना कहीं स्वार्थ की वजह से ही सही, लेकिन लोग बढ़कर काम करते हैं। समाजवाद में कृषि को संभालने के लिए हिंसा तक का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन कृषि सफल नहीं हुई। और आर्थिक विफलताएं कई पहलू में देखा गया। कभी सोवियत संघ ने सैन्यकरण पर खर्च किया, कभी राजनीतिक व्यवस्था उलट-पुलट होती रही, लेकिन सुधार कहीं नहीं आया। सैन्यकरण की हम बात करें तो सोवियत संघ के सैन्यकरण की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ अपना एक काफी बड़ा हिस्सा सैन्यकरण पर खर्च करता था और इसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी और इसका मुख्य कारण यह था कि सोवियत संघ के पास संसाधनों की काफी कमी थी और वो दूसरे देशों से कोई मदद भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ता चला गया। पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना। एक बात जब प्रेस पर से पाबंदी हटी तो यह देखी गई कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से कहीं ज्यादा समृद्ध थे। लोग यह समझने लगे कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में रहकर वो सुखी नहीं हैं। पश्चिमी राष्ट्र के लोग जो आमोद प्रमोद का साधन पाते हैं, जो सुख के साधन पाते हैं, उसका तो 10% भी सोवियत संघ में कहीं उपलब्ध ही नहीं था। वो सिर्फ हैंड टू माउथ बनकर जी रहे थे और ये बात लोगों को कहीं ना कहीं कबूल नहीं थी। विघटन के बाद सोवियत संघ में कौन से परिवर्तन हुए और विघटन का परिणाम क्या निकला? सबसे पहले सोवियत संघ जब 15 भागों में टूट गया तो रूस और 15 नए गणराज्यों की स्थापना हुई। नए देशों का उदय हुआ। इन सभी नए देशों ने स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पंजीकरण कराया। उनको ये भी डर था कि कहीं रूस दोबारा जबरन उनका विलय अपने में ना कर ले, इसलिए कुछ राष्ट्रों ने तो नाटो और यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन कर लिया, उसमें भी पार्टिसिपेट करने लगे, अपनी सहभागिता देने लगे। तो इस तरह से विश्व पटल पर कई नए देशों का उदय हुआ। शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था, जब सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को सोवियत संघ कबूल ही नहीं था। वो पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था और समाजवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकना चाहता था। और शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति तब हुई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक विचारधारा को आघात। शीत युद्ध कोई दो देशों की या दो महाशक्ति की लड़ाई नहीं थी, वो दो विचारधारा की लड़ाई थी और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक विचारधारा का अंत हो गया।
विश्व के जो नव स्वतंत्र देश थे, जो समाजवाद या साम्यवाद को अपनाना चाहते थे, उनको भी बड़ा आघात पहुंचा कि कैसे वो इस विचारधारा को अब अपनाएंगे। उनके पास पूंजीवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस कमजोर पड़ गया और अब उसको अपनी पुनर्रचना पर ध्यान देना था, उसको फिर से खुद को स्थापित करना था। ऐसी स्थिति में अमेरिका को पूरा मौका मिला कि वो पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक बढ़ गया। मध्य एशिया के सभी तेल भंडार पर अमेरिकी एकाधिकार हो गया। एक तरह से पूरे विश्व में एक ही विचारधारा अब जीवित रह गई थी और वो थी पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी चीन, क्यूबा और कुछ एक देशों को छोड़कर कहीं भी समाजवादी या साम्यवादी सरकार थी ही नहीं। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। सोवियत संघ खत्म तो शीत युद्ध भी खत्म। अमेरिका अकेला महाशक्ति पूरे विश्व के लिए था और पूरे विश्व के देश अब उसी को अपना आका कहिए या जो भी एक सिंपल वर्ड में कहा जाए कि वो सबसे पावरफुल, सबसे बलशाली देश बनकर रह गया था, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और विश्व के जितने संगठन थे, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, उसमें अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवाद को अब अपनाने से लोग झिझक रहे थे, क्योंकि जो समाजवाद का जनक था, जब उसके यहाँ ही समाजवाद फेल हो गया, असफल हो गया, तो फिर उस पर से नव स्वतंत्र देशों का विश्वास खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में समाजवाद को अपनाने में सभी देश हिचक रहे थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सफल मानी जा रही थी, क्योंकि अमेरिका सफल था और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। तृतीय विश्व को आघात पहुंचना, जो नव स्वतंत्र देश थे उनको तृतीय विश्व का देश कहा जाता है। रूस जो था वो इनको सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य देश खुद ही कमजोर पड़ गए थे, वो खुद ही कर्ज में डूबे हुए थे, तो वो इनकी क्या मदद करते। ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो गया था इन देशों को किसी की तरफ जाना। वो रूस की तरफ जा नहीं सकते थे और मजबूरी में उन्होंने अमेरिका के ही वर्चस्व को स्वीकार किया। इस तरह से तृतीय विश्व को समाजवाद के खत्म होने से या रूस सोवियत संघ के विघटन से काफी आघात पहुंचा था। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद किन किन राज्यों का उदय हुआ। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया था कि रूस सबसे बड़ा देश था, जबकि सोवियत संघ 15 प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के रूप में था। वहां पर 12 राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्रकुल भी बनाया था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में उन्होंने एक सम्मेलन करके राष्ट्रकुल बनाने की घोषणा भी की। 12 देश उसमें शामिल हुए। जॉर्जिया परोक्ष रूप से शामिल रहा, प्रत्यक्ष रूप से उसने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन ये देखा गया कि सभी राष्ट्रों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पंजीकरण कराया। बाल्कन राज्य का भी उदय हुआ। भौगोलिक दृष्टि से बाल्कन राज्य 3 ओर से समुद्र में से घिरा हुआ है, इसीलिए बाल्कन राज्य को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता। बॉस्निया हर्जेगोविना जैसे देश थे जिनका अस्तित्व सोवियत संघ की वजह से कम आंका जाता था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इन राज्यों में भी काफी हद तक इनका उदय हुआ और इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। केंद्रीय एशियाई देशों का संगठन, केंद्रीय एशियाई राष्ट्र का निर्माण, सोवियत संघ से 5 गणराज्य जो टूटे थे, वो सोवियत संघ से जो 5 गणराज्य टूटे थे वो केंद्रीय एशिया के देश थे, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे प्रमुख थे। और ये देखा गया कि जब ये टूटकर अलग हुए तो इनके यहाँ जातीय संघर्ष शुरू हो गया था, बहुजातीय और उपजातियों में। वहां पर एक समानता बना रखना बड़ा ही मुश्किल था। जैसे कि कजाकिस्तान में जब कजाक और रूसी लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, कजाक लोगों को यह लगने लगा कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में वहां पर नए संविधानों का निर्माण हुआ। सभी एशियाई राज्यों में नए संविधान का निर्माण हुआ। जैसे कजाकिस्तान में यह कहा गया कि जो भी राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा वो हर हाल में कजाक नागरिक ही होगा या कजाक ही होगा, और रूस का नागरिक कभी वहां राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यही हाल किर्गिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में भी था कि वो चाहते थे कि जो वहां का नेटिव है, जो वहां के लोकल लोग हैं, वही उच्च पद पर पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में ऐसी धाराएं रख दी कि वो कभी भी रूस का प्रभुत्व उन पर ना स्थापित हो सके। एक बार फिर से उन्हें रूस की दादागिरी ना स्वीकार करनी पड़े और वो एक स्वतंत्र देश के रूप में एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं रमाशंकर चौरसिया, सहायक अध्यापक SSBL इंटर कॉलेज देवरिया। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोगों के अध्ययन का अध्याय है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हमने दो भागों में बांटा है। भाग 1 में आनुवांशिकता या हेरेडिटी का अध्ययन करेंगे और भाग 2 में जैव विकास का अध्ययन करेंगे। तो आइए भाग 1 आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं इस एपिसोड में, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थात चर्चा के बिंदु होंगे आनुवांशिकी, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। इसी आनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मेंडल के वंशागति के नियम और लिंग निर्धारण। पूर्व ज्ञान के रूप में बच्चों हम लोगों ने जीवों की जनन क्रिया का अध्ययन किया, तो यह पाया कि प्रत्येक जनक से संतति उत्पन्न होते हैं। संतति में जनकों के समान लक्षण होते हुए कुछ अंतर होता है, जिसको हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता भले छोटी हो, लेकिन जैव विकास में उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिसका अध्ययन हम लोग जैव विकास के अंतर्गत करेंगे। जनन प्रक्रिया में ये पढ़ा गया था कि 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा 2 जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप अपने ही समान जीव उत्पन्न होते हैं, उसमें विभिन्नता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जैसे गन्ने के खेत का अगर हम अवलोकन करें तो उसमें विभिन्नता बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर मानव के संतति को देखते हैं तो शिशु अपने जनक माता पिता के समान होते हुए बहुत सारे लक्षणों में भिन्न होते हैं। ये विभिन्नता उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती है। अब यह देखना है कि इस विभिन्नता का परिणाम उसकी संतति पर कैसा पड़ता है। विभिन्नता यहाँ पर देखते हैं हम, जीवाणु में एक जीवाणु जो स्वतः विभाजन करके 2 संतति जीवाणु बनाते हैं, इसमें कुछ विभिन्नता पाई जाती और बहुत सारी समानताएं पाई जाती। पुनः ये दोनों जीवाणु विभाजन करके 2 नई और संतति बनाती हैं, अर्थात प्रत्येक 2 से 2-2 नई संतति बनती है।
ये मूल पूर्वज से समान होते हुए बहुत सारे लक्षणों में भिन्न होते हैं और कुछ तो विशेष लक्षणों में भिन्न होते हैं। अब देखना ये है कि ये भिन्नता उनकी संतति में क्या परिणाम लाते हैं। ऐसा ही मानव में लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति में कुछ लक्षणों का हम अवलोकन करते हैं। अगर कक्षा के सभी विद्यार्थियों के कर्ण पल्लव पर ध्यान दें तो दो तरह के कर्ण पल्लव पाते हैं। एक कर्ण पल्लव जो स्वतंत्र रूप से होता है और दूसरा कर्ण पल्लव जो सिर से चिपका रहता है। बच्चों, उसका हमें डाटा बनाना चाहिए कि कितने बच्चों के कर्ण पल्लव स्वतंत्र हैं और कितने बच्चों के कर्ण पल्लव जुड़े हुए हैं, और इस सारणी के आधार पर उनके माता पिता में कर्ण पल्लव की स्थिति देखेंगे और वंशागति के प्रतिशत का हम निर्धारण करेंगे। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो लक्षण उनके अंदर स्थानांतरित होते हैं वह किस प्रकार संतति में स्थानांतरित होते हैं और कौन से लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इन सब का अध्ययन हम आनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो हम देखेंगे आनुवांशिकता या वंशागति क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। और जो लक्षण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उस लक्षण को आनुवांशिक लक्षण या हेरेडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो संतति अपने प्रयास से अर्जित करती है, उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। भले ही यह डीएनए में परिवर्तन न हो, अर्थात उनकी संतति में वंशागत नहीं होती, लेकिन यह संतति अपने प्रयास से अर्जित करती है, इसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियम या वंशागति के नियम, प्रक्रिया और आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे बच्चों आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया, परंतु आनुवांशिकता का वैज्ञानिक अध्ययन ग्रीगर जॉन मेंडल ने किया। इस कारण इन्हें हम आनुवांशिकता के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मटर पाइसम सेटाइवम के पौधे पर संकरण संबंधी प्रयोग किया और आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया। थोड़ा सा ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में जान लेना आवश्यक है। बच्चों, ग्रीगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 22 जुलाई सन 1822 को हुआ। ये चर्च में पादरी नियुक्त हुए। वहां पर मटर पे संकरण संबंधी प्रयोग करते और ये गणित विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते संकरण से प्राप्त परिणामों का उल्लेख करते और नोट करते, जिससे प्रयोग का परिणाम प्रस्तुत करने में सहायता मिलती। 1866 में इन्होंने अपना शोध
एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से प्रकाशित किया। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। 16 वर्ष बाद सन 1900 में ऑस्ट्रिया के टी शर्माक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज ने पुनः इनके प्रयोगों का परीक्षण किया और नियम सही मिला, जिसे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम नाम से प्रतिपादित किया। अब मेंडल का आनुवांशिकता नियम क्या है, इसको जानने से पूर्व कुछ शब्दावली के बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले क्रॉसिंग या संकरण। संकरण का अर्थ होता है दो जनकों के बीच युग्मकों का आदान प्रदान। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया। यहाँ पर मटर के दो रंग के पुष्प हैं, सफेद और बैगनी। मान लीजिए इनके बीच हमें संकरण कराना है और यह देखना है कि सफेद और बैगनी रंग के पुष्प के बीच संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में किस रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। संकरण क्रिया के दौरान पहले पुष्प के नर भाग, जिसे हम स्टैमेन कहते हैं, उसको परिपक्व होने से पूर्व काट के निकाल दिया जाता और दूसरे पुष्प जिसका संकरण कराना है उसके परागकण को ब्रश से उठाकर दूसरे पुष्प के मादा स्टिग्मा पर पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। अगर हम इस संकरण क्रिया में केवल एक ही लक्षण पर ध्यान देते हैं, एक ही लक्षण का अध्ययन करते हैं, जैसे सफेद पुष्प और बैगनी पुष्प, या लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अगर हम प्रयोग में दो लक्षण का ध्यान रखते हैं, जैसे लंबा पौधा और गोल बीज, ये दो लक्षण लेते हैं, लंबा पौधा और गोल बीज का संकरण कराते हैं बौना पौधा और झुर्रीदार बीज, तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते। संकरण के दौरान जिस लक्षण को हम लेते हैं, जैसे लंबापन, तो उसके लिए कोई जीन प्रस्तुत करते हैं, जैसे कैपिटल टी, तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और उसके जैसे इस प्रयोग में अगर हम देखते हैं, यहां पर कैपिटल टी यह लंबे के लक्षण को व्यक्त करते हैं, यह जीनोटाइप हुआ। यह स्मॉल टी जो बौने पौधे के लक्षण को व्यक्त करते हैं, यह जीनोटाइप हुआ। और इनके जो लक्षण प्रस्तुत होते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, यानी मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस, अर्थात जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में जो गुण दिखाई पड़ता है उसे हम प्रभावी गुण, और जो दिखाई नहीं पड़ता है उसे हम अप्रभावी गुण कहते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। बच्चों, मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को अपने प्रयोग के दौरान लिया था उनका भी अवलोकन कर लेना आवश्यक है। तो पहला लक्षण उन्होंने लिया था पौधे की लंबाई का, यानी लंबा और बौने का, ये विपरीत लक्षण थे। बीज का आकार गोलाकार, बीज का आकार झुर्रीदार, ये विपरीत लक्षण। बीज का रंग पीला, बीज कवच का रंग हरा।
पुष्प का रंग लाल, पुष्प का रंग सफेद, फली फूली हुई, फली सिकुड़ी हुई, हरी फली, पीली फली, या पुष्प कक्षस्थ या पुष्प अग्रस्थ। इस प्रकार इन्होंने 7 विपरीत लक्षणों को लेकर के अपना आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया और आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, पहला प्रभाविता, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसके अनुसार परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे हम प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दिखाई पड़ते उसे अप्रभावी कहते। जैसे यहाँ पर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, यानी लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है। यहाँ पर इसके लिए जीन प्रस्तुत किया गया है। ये पेरेंट हैं, इसमें युग्मक जनन क्रिया होती है और आधे आधे जीन का बंटवारा होता है, इसे हम युग्मक कहते हैं। ये क्या है? युग्मक है। इस लंबे पौधे का युग्मक बौने पौधे के युग्मक के बीच संकरण करते मिलते हैं और एक संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, यानी इसमें लंबेपन का गुण प्रदर्शित है, बौनेपन का गुण प्रदर्शित नहीं है, अतः इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। बच्चों, दूसरा नियम मेंडल का है जिसे हम स्वतंत्र अपविहुवन, ये पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके अनुसार लंबे और बौने पौधों के बीच जब संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। लंबे जो एक संकर है, अशुद्ध हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी, इसमें हम स्वपरागण होने देते हैं, सेल्फ क्रॉस, और इस सेल्फ क्रॉस के फलस्वरूप कुल 4 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 लंबे, 1, 2 और 3, ये 3 लंबे पौधे होते हैं, 3 का अनुपात, और 1 बौना होता है। बच्चों, यहां पर हम स्वक्रॉस कराए, यानी लंबे और लंबे पौधों के बीच संकरण, लंबे और लंबे पौधों के बीच संकरण कराया गया। यहां पर बौने का लक्षण नहीं प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन इनसे जो संतति उत्पन्न हो रही है उसमें लंबेपन के साथ साथ बौनेपन के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। अर्थात इस लंबे जीन से बौने जीन पृथक हो गए, इसी कारण इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। और यह समयुग्मजी है, इसमें एक ही तरह के जीन स्मॉल टी हैं, इस कारण इसको हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी। इस प्रकार यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है वह 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यह जीनोटिपिक रेशियो है। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3 संबंधे 1 प्राप्त होता है। यह मेंडल का दूसरा नियम। अब मेंडल के हम तीसरे नियम की चर्चा करते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अपविहुवन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि द्विसंकर संकरण, यानी 2 लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है, तो
बिना एक दूसरे के प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जैसे गोल बीज लंबे पौधे का संकरण झुर्रीदार बीज और बौने पौधों के साथ कराने पर, या यहाँ पर गोल बीज और पीला बीज कवच का संकरण झुर्रीदार बीज और हरे बीज कवच के साथ कराया जाता है। युग्मक जनन की क्रिया होती है, युग्मक बनते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वो गोल बीज और पीला बीज कवच होता है। इनके बीच स्वनिषेचन की क्रिया होती और कुल 16 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 9 पौधे गोल पीले और 1 पौधा हरा झुर्रीदार होता है। बच्चों, इसको हम इसलिए स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते कि द्वितीय नियम के अनुसार तो केवल गोल पीले और झुर्रीदार हरे ही मिलने चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 पौधे गोल हरा और 3 पौधे झुर्रीदार पीला भी प्राप्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि गोल बीज का आकार केवल पीला के साथ ही नहीं जा सकता, बल्कि यह स्वतंत्र है, हरे बीज कवच के साथ भी जा सकता है, इसलिए गोल और हरा हो गया। ये बाध्यता नहीं है कि झुर्रीदार बीज हरे के साथ जा सकता है, बल्कि झुर्रीदार पीले के साथ भी जा सकता है। तो ये जो लक्षण हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि जीन स्वतः स्वतंत्र हैं किसी भी जीन के साथ स्थानांतरित होने के लिए। अब बच्चों, ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि कोई भी जीन अपना जो लक्षण प्रस्तुत करता है वह कैसे प्रस्तुत करता है। इसके लिए ये जीन जो डीएनए के बने होते हैं, इनके निर्देशन में विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर हम कल्पना कर लें पौधों के लंबाई का, तो पौधों में लंबाई का कारण हार्मोन है और हार्मोन का संश्लेषण एक विशेष जीन के देखरेख में होता है। अगर संबंधित जीन रहेगा तो हार्मोन का संश्लेषण अधिक होगा, दक्षता से होगा और पौधों की वृद्धि अधिक होगी। अब किसी भी जीवधारी में जो भी लैंगिक जनन क्रिया होता है उसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक में जनकों के लक्षण होते हैं जिनके संयुग्मन से संतति का निर्माण होता, और ठीक इसी प्रकार की वंशागत की क्रिया अन्य जंतुओं में भी होती है। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, कार्य विधि के कारण सफलता, यानी इनके प्रयोग का जो प्रोसीजर था वह बहुत ही अच्छा था, यानी इसमें एक समय पर एक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करते और कम समय में 2 या अधिक पीढ़ियों पर संकरण का प्रयोग करते। समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी लक्षणों का इन्होंने चयन किया। और दूसरा मुख्य सफलता का कारण था मटर के पौधे का चयन। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि वह एक वर्षीय थे और द्विलिंगी होते थे। अब इसके साथ हम अध्ययन करेंगे लिंग निर्धारण का, यानी संतति 2 तरह के उत्पन्न होते हैं। एक जो उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसमें कोई नर मादा नहीं होती, परंतु कुछ ऐसी संतति होती हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। अतः यह जानना
कि उत्पन्न होने वाली संतति नर है या मादा, इसको निश्चित करना लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। बच्चों, लिंग निर्धारण के लिए दो कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, एक आनुवांशिक कारक और दूसरा गैर आनुवांशिक कारक। जैसे यहाँ पर अगर हम टॉर्टॉइस या कछुए को देखते हैं तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर नर कछुए उत्पन्न होते हैं, जबकि 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मादा कछुए उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कछुए में लिंग का निर्धारण ताप द्वारा होता है, न कि गुणसूत्र द्वारा। इसी प्रकार संघ मोलस्का में घोंघा है, जिसमें नर और मादा की संख्या ताप के आधार पर निर्धारित होती है, परंतु मनुष्य में नर और मादा का निर्धारण उनमें पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम और एक जोड़ी XY। मादा में 44 धन XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। युग्मक जब बनते हैं तो नर में X और Y युग्मक बनते हैं, मादा में XX युग्मक बनते हैं। इस युग्मक के संयोजन से 50% मादा संतति उत्पन्न होने की संभावना होती है, तो 50% नर संतति उत्पन्न होने की संभावना होती है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा होता है, अर्थात आनुवांशिक होता है। बच्चों, इसी के साथ आज का पाठ संपन्न होता है। इसमें कुछ गृह कार्य नोट करेंगे। प्रश्न 1 है, संकरण क्रिया से क्या समझते हैं। प्रश्न दूसरा है, मेंडल के 3 आनुवांशिकता के नियम की व्याख्या लिखें। और तीसरा प्रश्न है, लिंग निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम इवोल्यूशन या जैव विकास पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, मैं निताशा सिन्हा आज आपको समकालीन विश्व राजनीति के द्वितीय पाठ दो ध्रुवता के अंत का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। भाग 1 में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि दो ध्रुवता क्या होता है, सोवियत व्यवस्था क्या है, क्यों वो विघटित हुआ और उसके विघटन के कारण क्या रहे, परिणाम क्या हुआ और उसकी वजह से विश्व राजनीति में कौन से बदलाव आए। जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि दो ध्रुवता का अर्थ था कि विश्व 2 भागों में बंट गया था। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो ग्लोब पर आपने देखा होगा कि एक विषुवत रेखा है जो पूरे विश्व को 2 भागों में बांट देती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। आप ये समझ लीजिए कि जैसे विश्व में एक वैमनस्य की रेखा खिंच गई थी जिसने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। एक बन गया था अमेरिका गुट और एक रूसी गुट या सोवियत संघ का गुट। दोनों गुटों के बीच ना सिर्फ वैचारिक मतभेद था, परंतु वो वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया था कि लग रहा था जैसे पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। सोवियत गुट समाजवादी गुट था। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद पूरे रूस में समाजवाद आया था। अमेरिका में पूंजीवादी का दबदबा था। पूंजीवाद की वजह से वहां पर सब कुछ निजी हाथों में था। सोवियत संघ में सब कुछ सरकारी हाथों में था। वैचारिक मतभेद कोई विरोध का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा का कारण बन गया था। इसीलिए पूरा विश्व 2 ध्रुवीय हो गया था। कुछ अब हमको ये देखना, फिर हमने ये देखा कि आखिर क्या कारण थे कि जिस समाजवाद की वजह से सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, आखिर उसी समाजवाद में कौन सी बुराइयां व्याप्त हो गई कि उसी समाजवाद की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया।
कौन सी नीतियां थी, गोर्बाचोव की क्या भूमिका थी, और किस तरह से एक महाशक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। वह टूटकर 15 भागों में बट गया और एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अर्थात राष्ट्रकुल की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी बातें पिछली बार में जानी थी कि सोवियत संघ की व्यवस्था क्या थी और किस तरह से सोवियत संघ ने विघटन के बाद खुद को संभालने की कोशिश की। इस भाग में, जो दूसरा भाग मैं पढ़ाने जा रही हूं, इसमें हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर उस विघटन के बाद सोवियत संघ की स्थिति क्या रही, कैसे उसने अपना पुनर्निर्माण किया और रूस एक बार फिर विश्व पटल पर किस तरह अपने आप एक महाशक्ति के रूप में उभरा, अमेरिका के वर्चस्व को दोबारा उसने किस तरह चुनौती दी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सोवियत संघ एक भारत का नैसर्गिक मित्र था। उसने हर मोर्चे पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर मोर्चे पर उसने भारत का साथ दिया था। विश्व पटल पर भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के सहायक माने जाते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि रूस के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले रूस में एक नीति अपनाई गई जिसका नाम था शॉक थेरेपी या आघात चिकित्सा। हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आघात चिकित्सा ने किस तरह रूस में बदलाव लाए। यह बदलाव सकारात्मक थे या नकारात्मक, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद कौन सा नेता था जो नए रूस का निर्माता बनकर सामने आया। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जब रूस के राष्ट्रपति बने उसके बाद से उन्होंने रूस के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। रूस में जो संघर्ष और तनाव था, सबसे पहले उन्होंने उसको खत्म किया और फिर रूस के आर्थिक निर्माण पर उन्होंने कैसे बल दिया। इसके बाद इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद किस तरह भारत और रूस और उसके अन्य गणराज्यों के संबंधों में बदलाव आए। आखिर वो बदलाव कैसे थे और किस तरह जो मैत्री पहले कायम थी उसको फिर से कायम रखा गया। लास्ट में, अंत में हम पढ़ेंगे कि जब दो महाशक्ति में से एक का खात्मा हो गया या पतन हो गया तो कैसे पूरे विश्व में अमेरिका की दादागिरी नहीं रही और कैसे पूरा विश्व बहुध्रुवीय हुआ। शक्ति का केंद्र सिर्फ अमेरिका के हाथों में नहीं रह गया था। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा देश बन गया था, परंतु शक्ति के केंद्र, कई केंद्र विश्व में सामने आए। साम्यवाद के पतन के बावजूद किस तरह शक्ति के कई केंद्र बने और पूरा विश्व एक ध्रुवीय न रहकर पूरा विश्व बहुध्रुवीय हो गया था। सबसे पहले हम भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। भारत और सोवियत संघ का संबंध बहुत पुराना है। सोवियत संघ एक समाजवादी देश था। जब हमने 1947 में आजादी पाई थी तब हमने समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया था। हम पूंजीवाद की तरफ नहीं बढ़े थे। हमारी व्यवस्था पूरी तरह ना तो पूंजीवादी थी ना ही समाजवादी। हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था और सारा भार समाजवाद पर ही था क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र था और ये पूरी तरह निजीकरण से यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती, बेरोजगारी बढ़ जाती। तो भारत और सोवियत संघ की मैत्री नैसर्गिक थी। पहले हालांकि शुरुआत में मित्रता उतनी प्रगाढ़ नहीं थी, लेकिन 1954 में स्टालिन की मृत्यु के बाद से पूरे संबंधों में परिवर्तन आया। सबसे पहला बिंदु मैंने आपको बताया है सांस्कृतिक संबंध। आप अगर एक बात पे गौर करें कि जब दो राष्ट्रों के संबंधों की हम बात करते हैं तो राजनीतिक संबंध की बात करते हैं, सामाजिक संबंध की बात करते हैं, आर्थिक संबंध की बात करते हैं, सैनिक संबंध की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी सांस्कृतिक संबंध की बात उतनी नहीं करते। सांस्कृतिक संबंध को कोई भी देश उतना महत्व नहीं देता है, लेकिन भारत और सोवियत संघ की मैत्री में ये बड़ी अनोखी बात थी। दोनों देशों ने कोशिश ये की कि दोनों देशों के जनता को पास लाया जाए। एक इमोशनल बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, एक भावनात्मक संबंध बने जिससे तरक्की करने में आसानी हो, क्योंकि अगर जनता किसी के फेवर में होती है तो वह देश अपने आप तरक्की करने लगता है। उन संबंधों को जनता स्वीकार करती है। अगर देखा जाए तो यही चीज भारत के
नेताओं ने और सोवियत संघ के भी शासकों ने इस पर विशेष बल दिया। भारत महोत्सव कई बार सोवियत संघ में हुआ, सोवियत महोत्सव कई बार भारत में हुआ। यहाँ तक कि भारत की जो फिल्में थी, राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक की सारी फिल्में सोवियत संघ में बहुत ही लोकप्रिय हुई। और जो सोवियत सर्कस था उसको लोग आज तक याद करते हैं। तो भारत और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक और आर्थिक और सैनिक संबंध से ऊपर सांस्कृतिक संबंध रहा। फिर हम बात करते हैं आर्थिक संबंध की। सोवियत संघ ने शुरू से भारत का साथ दिया। औद्योगिकरण भारत में देर से शुरू हुआ क्योंकि भारत ने आजादी बहुत ही गलत परिस्थितियों में पाई थी। विभाजन हो चुका था, हिंसा हर तरफ फैली हुई थी, पैसे की कमी भारत सरकार को खल रही थी और उसे किसी देश से मदद चाहिए थी, लेकिन बिना शर्त। वह भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, वो मदद तो लेता लेकिन किसी गुट में शामिल नहीं होता। और इसके लिए सोवियत संघ आगे आया। भिलाई और बोकारो जैसे स्टील कारखाने लगाने में, और हरिद्वार में एक प्राण रक्षक एंटीबायोटिक जो कंपनी लगाई गई है उसमें, और इसके अलावा और भी कई कंपनियां लगाने में सोवियत संघ ने मदद की। सोवियत संघ ने कई मौके पर भारत को कर्ज भी दिया ताकि वो तरक्की की तरफ अग्रसर हो सके। अब हम बात करते हैं सैनिक संबंधों की। भारत में शस्त्र निर्माण की प्रक्रिया धीमी थी। उसे शस्त्रों की आवश्यकता थी क्योंकि आजादी मिलते ही युद्ध शुरू हो गया था, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, और फिर बाद में फिर पाकिस्तान के साथ। ऐसे में भारत के पास टैंकों की, लड़ाकू विमानों की कमी थी। सोवियत संघ ने भारत की इस कमी को दूर करने में काफी मदद की। मिग-16, मिग-32 और कई ऐसे टैंक जो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हुए, जैसे प्राण रक्षक T-20 टैंक, उसके निर्माण में भी भारत और सोवियत संघ के बीच हर क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए और इस तरह से यह मैत्री आज भी कायम है। अब हम रूस के पुनर्निर्माण की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूस में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। बोरिस येल्सिन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, परंतु उसके परिणाम अच्छे नहीं हो रहे थे। रूस में पुनर्निर्माण के लिए आघात चिकित्सा अर्थात शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है सदमा देकर या शॉक देकर बीमार को ठीक करना। रूस में हम सब जानते हैं कि समाजवादी सरकार थी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अब पूरी व्यवस्था को पूंजीवादी में बदलना था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने का मतलब था कि पूरे रूस की काया पलट होनी थी, सब कुछ उलट पुलट होना था और इस उलट पुलट में सब कुछ बिखरने की भी आशंका थी। ये जो प्रक्रिया थी पूरी समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवाद में बदलने की, जो कि अचानक किया जा रहा था, इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए हर कोई तैयार नहीं था और जब तक तैयार होते तब तक ये परिवर्तन हो चुका होता। तो यह एक जनता के लिए यह एक सदमे की तरह था, इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सोवियत संघ पहला देश था जिसने काम का अधिकार दिया था जनता को। जनता को अपने बुढ़ापे की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, किसी भी स्थिति में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। इसका पूरा ध्यान सरकार रखती थी। परंतु जब समाजवादी व्यवस्था ही बिखर गई थी तो ऐसी स्थिति में जनता का ध्यान रखता कौन, और इसीलिए सारी स्वास्थ्य सेवाएं या सुरक्षा संबंधी सेवाएं जो थी वो पूरी तरीके से बिखर गई थी और एक तरह से रूसी जनता अनाथ होकर सड़कों पर आ गई थी। इसके बाद आर्थिक संकट। जब समाजवाद को पूंजीवाद में बदला गया, जब कल कारखाने सारे सरकार के हाथों से निकलकर निजी हाथों में जाने लगे, तो भ्रष्टाचार भी फैल गया। सभी उच्च अधिकारियों ने कोशिश ये की कि औने पौने दामों में या कम कीमत पर सारे कल कारखाने बेचने शुरू कर दिए और कारखानों की बिक्री इतने बड़े पैमाने पर थी कि विश्व इतिहास में इसे सबसे बड़ा गैराज सेल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। देश के पास पैसा आ नहीं रहा था
और उसके हाथों से, सरकार के हाथों से सारी चीजें फिसलती चली जा रही थी। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की। रूबल जो उस समय तक एक बहुत ही मजबूत करेंसी हुआ करती थी, मुद्रा हुआ करती थी, वो कमजोर पड़ने लगी। समाजवाद बिखर रहा था, रूस पे कर्ज चढ़ता चला जा रहा था और संभलने का कोई मौका उसको नहीं मिल रहा था। इस वजह से रूस जो था गंभीर आर्थिक संकट में था और रूबल को संभालने में किसी भी तरीके से सफल नहीं हो रहा था और देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी इतनी बढ़ गई थी कि कभी भी किसी भी तरीके से सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने कर्मचारियों को दे सके। राजनीतिक परिणाम, शॉक थेरेपी सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं था, बल्कि एक जब रूस का विघटन हुआ, गणराज्यों का निर्माण हुआ, तो वहां भी सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगा था। नए संविधानों का निर्माण हुआ, जो होना चाहिए था कि जैसे अगर हमने समाजवाद को छोड़ या साम्यवाद को छोड़ लोकतंत्र को अपनाया था, तो ये होना चाहिए था कि संविधान संसद की स्थिति मजबूत करे। लेकिन चूंकि सारे संविधान बहुत ही हड़बड़ी में बने थे, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके जो संविधानों ने जो सारी शक्तियां थी वो एक बार फिर राष्ट्रपति के हाथ में कर दी। नतीजा ये हुआ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो कमजोर हो गए, संसद की स्थिति कमजोर हो गई और जो राष्ट्रपति था एक बार फिर से तानाशाह की तरह काम करने लगा। तो जैसे रूस जो विघटन के बाद जो स्थिति बननी चाहिए थी कि हाँ अब संसद मजबूत होगा, लोगों की सुनी जाएगी, वो स्थिति नहीं बन पाई। और इसकी वजह से जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। जातीय, बहुजातीय और उपजातीय के लोग आपस में ही लड़ने लगे थे कि आखिर राष्ट्रपति बनेगा कौन, क्योंकि राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत ज्यादा था। इस वजह से भी ये संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ गया था। हर जगह गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, हिंसक झड़पें हो रही थी और इसको किसी भी तरह से नियंत्रण में लाने में सरकारें असफल हो रही थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रूस के पुनर्निर्माण, जो स्थिति आज हम देख रहे हैं कि रूस वाकई एक बड़ा देश, एक महाशक्ति के रूप में उभर गया है, आखिर वो स्थिति लाने वाला व्यक्ति कौन था, ये नए रूस का निर्माता कौन था। व्लादिमीर पुतिन। बोरिस येल्सिन के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और फिर उनको मार्च 2000 में रूस का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस समय व्लादिमीर पुतिन पूर्व केजीबी प्रमुख थे। उन्हें देश की आंतरिक स्थिति का अच्छी तरीके से पता था। वो जानते थे कि किन नीतियों का पालन किया जाए कि जनता के बीच उनकी पैठ बन सके, घुसपैठियों की कमर तोड़ी जा सके और कैसे वो रूस की काया पलट कर दे। उन्होंने उन्हीं नीतियों को लागू किया। उन्होंने अपनी एक अच्छी जासूसी व्यवस्था बनाई, उन नीतियों को बनाया जो जनता को पसंद आए और उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई रूस की काया पलट करने में। सबसे पहले हम रूस के संघर्ष और तनाव पर नजर डालेंगे। चेचनिया का संघर्ष। चेचनिया रूस से अलग हो गया था और चेचनिया में उपजातीय और बहुजातियों के बीच संघर्ष चल रहा था। चेचनिया का संघर्ष कोई नया नहीं था। स्टालिन और क्रुश्चेव को भी इनको काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुतिन ने आते ही इस पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिससे कि जनता ने उनको स्वीकारा। जनता के हृदय में थोड़े ही समय में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक बहुत अच्छी जगह बना ली और चूंकि उनकी नीतियों का समर्थन हुआ, कई संधि हुए, कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो चेचनिया में जो तनाव चल रहा था उसमें कुछ कमी आई और चेचनिया का संघर्ष काफी हद तक कम करने में व्लादिमीर पुतिन जो है वो सफल हो गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे तजाकिस्तान की और किर्गिस्तान की। तजाकिस्तान में भी जातीय संघर्ष चल रहा था। व्लादिमीर पुतिन को वहां भी जूझना पड़ा। वहां भी वो जो वहां के लोकल लीडर थे, जो स्थानीय नेता थे, उनके साथ बैठक करके उनकी जरूरतों को समझते हुए उनकी आर्थिक मदद करके जनता को विश्वास में लेके व्लादिमीर पुतिन ने उस समस्या का भी समाधान किया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पूरी तरीके से संघर्ष तो आज भी नहीं समाप्त हुआ, लेकिन हाँ जो इंटेंसिटी, जो उनका बहाव उस वक्त था, उस पर बांध बनाने में
जो ये रूसी राष्ट्रपति थे वो काफी हद तक सफल हो गए थे और ये रूस के पुनर्निर्माण की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि जहां शांति होती है सफलता अंततः वहीं मिलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब सोवियत संघ टूट गया उसके बाद भारत और रूस और अन्य साम्यवादी देशों के संबंध कैसे रहे। बोरिस येल्सिन ने कहा कि रूस के साथ जो भारत के संबंध है, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि उनमें और वृद्धि की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो रूस भारत की सहायता कर रहा था, लेकिन अब रूस को भी सहायता की जरूरत थी। एक ऐसा साथी चाहिए था जो इस मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़ा रहे, और यह काम भारत ने भली भांति किया। सबसे पहले आर्थिक संबंध। भारत को रूस काफी सारी तकनीक, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, उसने प्रदान की थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी रूस की यात्रा पर गए, वहां पर भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे कि आर्थिक मदद भारत को मिलती रही। रूस की भी आर्थिक मदद भारत ने की थी। इसके बाद राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध दोनों देशों के हमेशा से मजबूत रहे, कोई मतभेद का आधार ही नहीं था। 2008 को रूस के वर्ष के रूप में भारत में मनाया गया, 2009 को रूस में भारत का वर्ष मनाया गया। यह एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था, और यह बात सबकी समझ में आ गई थी कि भले ही सोवियत संघ टूट गया हो, परंतु रूस और भारत के संबंधों में किसी तरह की कोई दरार नहीं आई थी। इसके बाद सैन्य और वैज्ञानिक संबंध। कई सामरिक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए कि किस तरह से रूस भारत की मदद करता रहेगा। रूस ने भारत को सुखोई 30 भी दिया, और भी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी रूस ने काफी मदद की, और भारत को इन मदद की उस समय आवश्यकता भी थी। तकनीकी सहयोग के बल पर ही आज भारत अंतरिक्ष में अपनी पैठ बनाने में सफल रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। भारत और रूस सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना आदान प्रदान कायम रखे थे। कई बार वहां के उत्सव को यहाँ मनाया गया, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आ गई थी, क्योंकि इस समय रूस अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और रूस के बीच जो संबंध थे वो बिगड़े नहीं। सोवियत संघ का विघटन भले ही हो गया था, परंतु सोवियत संघ आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, एक सच्चे मित्र की तरह भारत के साथ खड़ा है, चाहे वो सुरक्षा परिषद में हो या कहीं और हो। भारत के दुश्मनों का साथ सोवियत संघ ने कभी नहीं दिया। एक और बात ये रही कि यहाँ से रूस तक पाइपलाइन बिछाने की भी बात रूस ने की थी। गैस पाइपलाइन अगर रूस से भारत तक बिछ जाता तो भारत को इसकी भारत की तरक्की में ये बहुत बड़ा एक रोल होता उसका, और इसकी भी संभावनाएं दोनों देशों ने मिलकर तलाशी। अब हम बात करेंगे जो कि आज की परिस्थिति है या आज का परिप्रेक्ष्य है। हमने ये तो पढ़ा कि समाजवाद या साम्यवाद का अंत हो गया। पूर्णतः अंत अभी भी नहीं हुआ था। साम्यवाद या समाजवाद किसी न किसी रूप में कुछ देशों में तो आज भी है, परंतु रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं रह गया था। सोवियत संघ का उत्तरदायी जरूर था, लेकिन कहीं रूस कमजोर पड़ रहा था अमेरिका के सामने। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस होने के बावजूद भी उस लेवल तक अब तक नहीं पहुंच पाया था। विश्व में शक्ति का मुख्य केंद्र अमेरिका बन गया था, और शक्ति के कई केंद्र तो थे, लेकिन अमेरिका की बराबरी कोई नहीं कर पा रहा था। विश्व 2 ध्रुवीय न रहकर 1 ध्रुवीय रह गया था, परंतु इस स्थिति को भी सब लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कई कोशिशें हो रही थी कि जो पूरी शक्ति एक हाथ में ना जाए और किसी तरह अमेरिका की दादागिरी पर भी अंकुश लगाया जाए। इसके लिए कोशिश ये की गई कि बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना हो। बहुध्रुवीय का अर्थ ये था कि जहां तक हो सके शक्ति के कई केंद्र हो। शक्ति का केंद्र का यह मतलब नहीं था कि हर कोई गुटबाजी कर ले अपने अपने क्षेत्रों में। शक्ति के केंद्र का यह मतलब था कि गुटबाजी का अंत हो और सभी क्षेत्र तरक्की करें। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की इसलिए स्थापना की बात की गई। उसकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता थी शांति वार्ता द्वारा संघर्षों का समाधान।
अर्थात कोशिश ये की गई कि जितने भी संघर्ष हो उनका हिंसक समाधान ना ढूंढा जाए। शांति वार्ता द्वारा दो पक्ष बैठकर मिलकर उस संघर्षों का समाधान करे ताकि हिंसा ना हो, शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाए और हर तरफ विश्व में शांति का माहौल हो ताकि सभी देश तरक्की कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति संपन्न बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं अपनी भूमिका में पिछड़ रहा था। शीत युद्ध के समय हालांकि उसने बहुत कोशिश करके तृतीय विश्व युद्ध को रोका था, परंतु जो भूमिका उसकी होनी चाहिए थी विश्व पटल पर वो हो नहीं पा रही थी। उस पर या तो अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो जाता था या फिर रूस का। कोशिश ये की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति संपन्न बनाया जाए, अर्थात हर देश संयुक्त राष्ट्र संघ की बात माने और संयुक्त राष्ट्र संघ हर मसले पर अपना निष्पक्ष राय दे। सामूहिक सुरक्षा। अक्सर ये होता था कि नाटो, सीटो, सेंटो बहुत सक्रिय रहते थे। जब एक देश आक्रमण करता तो ये इकलौता ग्रुप उस पर फिर आक्रमण करता और इस तरह से बात बिगड़ जाती थी। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ यह निकला यहाँ पर कि अगर कोई एक देश किसी देश पर आक्रमण करे तो विश्व के सभी देश मिलकर उसका बहिष्कार करें, वो अकेला देश हावी ना हो पाए, ताकि उसको ये डर रहे कि हम कोई भी गलत हरकत करेंगे तो विश्व के सारे देश मिलकर हमको सजा दे सकते हैं। तो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, सामूहिक सुरक्षा है, इससे विश्व में शांति स्थापना को काफी मदद मिलेगी। स्वतंत्र विदेश नीति। हमने एक चीज देखी थी कि साम्राज्यवाद के बाद उसका स्थान उपनिवेशवाद ने ले लिया था, यानी जो राजनीतिक गुलामी थी वो आर्थिक गुलामी में बदल गई थी। अब ये कोशिश की गई कि हर देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे और किसी के दबाव में आकर वो यह काम ना करे। क्षेत्रीय ताकतों और संगठनों को ज्यादा मान्यता देना, अर्थात हम ये जानते हैं कि जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, क्षेत्रीय समस्या होती है, उसको क्षेत्रीय लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको क्षेत्रीय संगठन ही समाधान कर ले, ताकि ये बात विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना पहुंचे, पूरे विश्व में ना फैले। अगर एशिया की समस्या है या पूर्व एशिया की समस्या है या अफ्रीका की समस्या है तो वो वहीं पर खत्म हो जाए, उसका समाधान वहीं निकल आए। इस पाठ में हमने यही जानने की कोशिश की कि रूस का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, क्या उसका असर विश्व पटल पर पड़ा और भारत और रूस के संबंध पहले कैसे थे और अब कैसे हैं।